स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के दलोदा में एक RMP डॉक्टर के क्लिनिक पर कोरोना मरीजों के उपचार की खबर के बाद क्लिनिक को बंद करने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम को लोगों के विरोध के बाद बैरल लौटना पड़ा। विरोध स्वरूप क्लिनिक और उसके आसपास मौजूद लोगों का कहना था कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए जिला मुख्यालय के अस्पताल और कोविड केयर सेंटरों पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लिहाजा ऐसी स्थिति में गांव के ये डॉक्टर ही स्थिति को संभाल रहे हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार को लोगों के विरोध के चलते बिना कार्रवाई वापस लौटना पड़ा, लेकिन क्लिनिक संचालक सुरेंद्र जैन को अपने दस्तावेजों के साथ थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर हाईवे स्थित दलोदा गांव में इसी तरह की शिकायत पर प्रशासन द्वारा पिछले दिनों नीलेश जैन द्वारा संचालित विनय दीप मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक को सील किया गया था। रविवार को फिर दलोदा बस स्टैंड स्थित सुरेंद्र जैन द्वारा संचालित निजी क्लिनिक की शिकायत के बाद सील किया गया, लेकिन लोगों के विरोध के चलते प्रशासन को सील क्लिनिक वापस खोलना पड़ा। लोगों का कहना था कि मरीजों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय मंदसौर में कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है और न ही मंदसौर के किसी अस्पताल में बेड खाली है। यही दलोदा में हमको इलाज मिल रहा है, तो ऐसे में ये क्लिनिक क्यों सील किया जा रहा है? जिसके बाद नागरिकों के विरोध के चलते प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने हॉस्पिटल संचालक से दस्तावेज मंगाए जाने की बात कही है। कोरोना के संक्रमण काल में चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे मंदसौर जिले में लगातार RMP चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जाने से प्रशासन के मुताबिक जहां एक और कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में RMP डॉक्टरों के भरोसे ही गांव चल रहे हैं। जब शासन प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में RMP चिकित्सक ही गांव वालों के लिए भगवान होते हैं। दलोदा में लगातार 2 बार विनयदीप हॉस्पिटल पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। आज फिर तीसरी बार जब दलोदा बस स्टैंड से डॉक्टर सुरेंद्र जैन के क्लिनिक पर कार्रवाई करने पहुंचे, तो प्रशासनिक टीम को यहां उपचार करवा रहे मरीजों के साथ स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते सील किए गए क्लिनिक को फिर से खोलना पड़ा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार संजय मालवीय ने बताया कि यहां पर RMP डॉक्टर सुरेंद्र जैन सेवाएं दे रहे हैं और MBBS डॉक्टर ललिता जैन का भी नाम अस्पताल के बोर्ड पर उल्लेख है। इस कार्रवाई की शुरुआत में डॉक्टर ललिता जैन मौके पर नहीं थी। देर बाद वे भी मौके पर पहुंची तो क्लिनिक संचालक सुरेंद्र जैन ने बताया कि कोविड के मरीजों का उपचार MBBS डॉक्टर ललिता जैन की देखरेख में होता है, इसलिए प्रशासन ने सील क्लिनिक को फिर से खोल दिया है। हालांकि क्लिनिक संचालक से दस्तावेज जांच के लिए मंगवाए हैं। और हमारे को कोई ले रहा था अंदर के नहीं, इनका ये कमारा वो कमारा आज यहाँ पे आया। एक काम करते हैं, लिखवा के ले लो कि दलोदा से कोई भी पेशेंट आएगा सरकारी पब्लिक की बात तो काफ़ी टाइम से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर विनयदीप हॉस्पिटल है डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जो कि RMP डॉक्टर हैं और कोरोना पेशेंटों को लगातार इलाज कर रहे हैं। उस शिकायत के आधार पर हमने हॉस्पिटल की जांच की थी, जहाँ हमको मरीज़ भी पाए गए। 6 मरीज़ को ड्रिप लग रही थी, 2 मरीज़ को ऑक्सीजन लग रही थी। बोर्ड पे डॉक्टर ललिता जैन MBBS उनका भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं पाई गई थी जब हमने जांच करी, इसलिए हमने उसको सील कर दिया गया था। सील करने की कार्रवाई के दौरान ही डॉक्टर ललिता जैन वहाँ उपस्थित हुई और कहने लगी कि मैं प्रतिदिन 10 बजे से 6 बजे तक आती हूँ और मेरे द्वारा ही इनका इलाज किया जाता है। इसलिए हमने उसको सही पाया और जो सील किया गया था उसको हमने अभी खोल दिया है और उनकी समस्त दस्तावेज और जांच के लिए थाने पर उनको बुलाया गया है। तो सर, इस तरह की कार्रवाई सील करना, अचानक से सील करना, क्या जानकारी नहीं मिली थी या जानकारी के अभाव में ये सारी चीज़ें हुई है सर? नहीं, जानकारी तो हमको मिली थी। जानकारी यही मिली थी कि वहाँ पर केवल डॉक्टर सुरेंद्र जैन जो कि RMP हैं वही इलाज करते हैं, ललिता जैन नहीं करती है। लेकिन ललिता जैन खुद आके कह रही कि मैं करती हूँ, तो हम उसके वो जाँच करेंगे। इस पर जाँच में जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
सर पूर्व पब्लिक में का भी जो पिछली बार में जो कार्रवाई की गई थी विनय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाँ में, हाँ तो वहाँ ललिता जैन के ब्लैंक पेपर पर साइन किए हाँ हुए मिले बिल्कुल, थे। वो सब हमने जब्त किए हैं और वो उसकी जांच चल रही है। सर यहाँ जो स्थानीय रहवासी लोग हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया है इस हाँ, बात का हाँ। कि सील करने को लेकर, क्योंकि जो प्रशासन की वो जो जिले में व्यवस्था है वो नाकाफी है, उसको लेकर विरोध था। किस तरह से नहीं, अभी देखो इतना क्राइसिस है कि कोरोना के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि सभी हॉस्पिटल फुल है ना। मुख्यालय पे जितने भी सेंटर खुले हैं उनमें भी सभी बेड लगभग भरे हुए हैं। इसलिए वो गांव के लोग जो कह रहे हैं कि हमको यहाँ तात्कालिक इलाज मिल जाता है, इसलिए बंद ना करें, इस तरह से उन्होंने हमको बताया था। तो उनकी बात हमने सुनी, वो सबकी बात सुनने के बाद ही हमने अभी उसको सीलिंग की कार्रवाई को रोका है। ठीक है सर, थैंक यू। सोमवार दोपहर को नीमच नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह और औषधि निरीक्षक पूजा भावर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीमच शहर के घंटाघर क्षेत्र की नायक का गली स्थित विशाल मेडिकल स्टोर की जांच की। दरअसल शिकायत मिली थी कि उक्त मेडिकल स्टोर पर मेडिकल उपकरणों व अन्य सामग्री का तय मूल्य से अधिक ग्राहकों से वसूला जा रहा है। हालांकि जांच में इस तरह की बात साबित नहीं हुई, फिर भी दुकानदार कई दस्तावेज दिखाने में असमर्थ दिखाई दिया, जिस पर उन्हें सभी दस्तावेज जल्द औषधि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। यहाँ पर ऑक्सीमीटर जो है ऑक्सीमीटर मतलब MRP से अधिक रेट पे बेचा जा रहा है, उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें हमने इसकी जांच की है, तो इसमें जो वीडियो हमको प्राप्त हुआ था उसमें पता चला था कि 1300 रुपये को चार्ज किया गया है, बाकी उसका कोई बिल नहीं दिया गया था। और इनके पास जो सेल किया जाना बताया जा रहा था वो यहाँ पर नहीं मिला हमको। यहाँ पर हमको दूसरे फिंगर ट्रिप कोई कंपनी है उसके 5 पीस मिले हैं, जिसका कि इनको MRP मतलब इनकी परचेसिंग ही जो है 1200 रुपये की है। अगर वो इन्होंने 1300 में सेल किया है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो परचेसिंग के अकॉर्डिंग ही वो सेल कर रहे हैं उसमें मतलब। और वैसे भी ऑक्सीमीटर जो है वो 500 रुपये का तो कोई अभी मिल नहीं रहा है, किसी भी कोई भी कंपनी का हो 500 वाला तो कोई भी ऑक्सीमीटर है नहीं। इनके पास जो भी उपलब्ध है वो उसके जो परचेसिंग को पड़ रही है उसका 10% मार्जिन करके इसको सेल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा में सेल नहीं कर रहे हैं। मैडम जो वीडियो में दिखाया गया कि इन्होंने खुद ने बोला है कि 500 रुपये में मिल रहा था, लेकिन रेट बढ़ गए हैं, तो वो बात उन्होंने सही बोली है ना कि जैसे 500 में तो पहली बात मैं अभी तो मैंने कहीं नहीं सुना कि आप कहीं भी पता कर लीजिए नीमच में 500 रुपये में कोई भी किसी भी कंपनी का आपको ऑक्सीमीटर नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। तो क्या मैडम ये मानते हैं कि दुकान संचालक सही है? आप ये मानते हैं कि हाँ, दुकान संदेह संचालक ने हमको बिल लग नहीं रहा दिया? है, इसलिए हमने ऑक्सीमीटर तो मिला नहीं, जिसकी शिकायत थी वो वाला ऑक्सीमीटर हमको यहाँ नहीं मिला है, पर हमने इनसे दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनके सेल परचेस रिकॉर्ड मांगे, इनको कल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगर ये वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आगे कार्रवाई की। हमारे पास में जो वीडियो और फुटेज आए हैं उन वो ऑक्सीमीटर इनके यहाँ मिला क्या? नहीं मिला, इसलिए हमने जो दूसरी दवाइयाँ हैं और जो ऑक्सीमीटर इनके मिला है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसके इनसे कल तक इनके पास में वो था, आज वो ये नहीं है मैडम। आज हम लोगों ने यहाँ सर्च किया पर हमें वो नहीं मिला। इनका कहना है कि एक ही पीस था जो कि किसी के यूज़ के लिए रखा गया था, वो ग्राहक को दिखाया गया था। तो क्या मानते हैं मेडिकल दवाई का परचेज करनी है तो दुकानदार का फर्ज बनता है उसका बिल दे? बिल्कुल किस तरह का आदेश है? सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी मेडिकल से कोई दवाई लेते हैं उसका बिल ज़रूर लें और उसके MRP चेक करके ही लें कि वो MRP से ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। अगर MRP से ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो आप बिल्कुल शिकायत करिए। मैडम इस संकट की घड़ी में ऐसे अगर मामले सामने आते हैं तो किस तरह देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, इस पर शिकायत कार्रवाई होगी उसकी। अगर MRP से ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। कोरोना काल के बीच में जहाँ एक तरफ आदमी जो प्रशासन जो है सब लगे हुए हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे में है कि मेडिकल संचालक किस तरह से देखा जाए कि बिना बिल के इस तरह के चाइना के जो बात होती है माल बेच रहे हैं उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? जी अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है कि ओवर चार्जिंग किया गया है, उसकी पुष्टि होती है तो बिल्कुल उस पर शिकायत की जाएगी, उसका लाइसेंस निरस्त निलंबित किया जाएगा। सोमवार दोपहर में नीमच जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष विष्णु परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिला प्रेस क्लब के सभी पत्रकार साथियों के लिए आगामी दिनों में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जिले के कलेक्टर से बात की है। जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता सुचारू होगी, पत्रकारों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा ताकि वे भी सुरक्षित रहे और उनका परिवार भी। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी जिला प्रेस क्लब के द्वारा एक विशेष कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। हमने पिछले दिनों कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध किया था कि हमारे 18+ जो पत्रकार हैं, जिला प्रेस क्लब के जो मेंबर हैं, फील्ड में जो काम कर रहे हैं, वो वाकई अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और ज़रूरी है कि वे जब काम करके अपने घर में लौटें तो उनकी वजह से उनका परिवार असुरक्षित न रहे, खुद भी वे सुरक्षित हो जाएं। इसके लिए हमने उनको टीका लगवाने की मांग की थी। तो अभी जो 18 से और अधिक उम्र के पत्रकारों के लिए जो योजना टीकाकरण की लागू हुई है, उसके तहत हमने मांग की है कि उनके लिए एक शिविर लगाया जाए, उसमें उन सभी पत्रकारों को टीका लग जाए। तो इसके लिए हमें बताया गया है कि अभी जितनी आवश्यकता नीमच ज़िले को टीके की है उसके अनुसार आपूर्ति नहीं हो रही है आगे से,
तो जैसे ही 2-4 दिनों में आपूर्ति व्यवस्थित हो जाएगी तो उसके साथ ही हमारा टीकाकरण शिविर होगा, जो 18+ के जो पत्रकार हैं उनके लिए होगा। दूसरा, पहले चरण में जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया था वो 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो पत्रकार थे, उनका दूसरा टीका भी इस शिविर के माध्यम से हम करवाने जा रहे हैं। सर, 18+ जो पत्रकार उनका मापदंड क्या रहेगा, किस तरह से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, कैसे वो उनका टीका लगेगा? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिंपल है कि जो ऐप दिया गया है कोविन के ऊपर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हालांकि उसका स्लॉट इस समय बहुत कम समय के लिए खुल रहा है, लेकिन बार बार कोशिश करने से ये संभव हो सक रहा है। और यदि ये संभव हो जाता है तो हम चाहेंगे कि सभी पत्रकारों की एक सूची बना करके और वो प्रशासन को पहुंचा दी जाए, और उसके अनुसार चूँकि हमें आश्वस्त भी किया गया है कि आप सूची दे दें, तो अब हम उन्हें सूची मुहैया करा देंगे और उन सभी का एक साथ टीकाकरण शिविर आयोजित हो जाएगा। सर, अगर ये हो गई है तो जिले के जो जिला भर के जितने तमाम पत्रकार हैं उनके तरफ से मतलब क्या सूचना जाएगी, कैसे मतलब आप सूचना पहुँचाओगे? स्वाभाविक है कि हमें हमारे पत्रकारों को ये जानकारी देने में समूह में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और पत्रकारों को सूचना दे दी गई है कि वे अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जैसे ही सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और इधर से शिविर के बारे में हमको तिथि मिल जाती है, हम सभी को सूचित कर देंगे और ये आयोजन हो जाएगा। सर, या कुछ पत्रकार अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि तकनीकी रूप से अधिकारियों से चर्चा करके उसका कोई न कोई हल निकालेंगे। अब संदिग्ध मरीजों में से कोविड पॉजिटिव की पहचान सिर्फ छाती का एक्सरे कर की जा सकेगी। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO बतौर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने ऐसे AI मॉडल के एल्गोरिदम का विकास किया है जिससे कोविड-19 का पता लगाने में मदद मिल सकेगी। ये हमारे देश के छोटे शहरों में सिटी स्कैन की आसान पहुंच के अभाव में बहुत ही उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है। देश में बढ़ते कोविड संकट के दौरान रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब कोविड के मरीजों की चपेट में आकर लोगों के मरने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अभी तक RT-PCR टेस्ट में भी कोविड का संक्रमण पकड़ में न आने पर सिटी स्कैन की मदद ली जा रही है। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के KGMU और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक प्रोग्राम तैयार किया है जिससे सिर्फ सीने यानी छाती का एक्सरे देखकर ये पता चल पाएगा कि मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। आइए हम इसके बारे में शहर के एक डॉक्टर से विस्तार से जानेंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। हाँ, नहीं, आपने जो ये बात कही, जो एक ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ी है जिसमें DRDO ने ये कहा है कि एक्सरे पे भी अपन देख सकते हैं, वो एक्चुअली एक अलग प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं जिसमें वो एल्गोरिदम की जो सेटिंग्स रहती हैं उसको उस तरीके से मशीन में चेंजेस करके, और उनका कहना है कि उसमें अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग नॉर्मल जो डिजिटल एक्सरेज हो रहे हैं उसमें साधारणतः नहीं देख पाते हैं। हाँ, अगर 40% के ऊपर या 30% के ऊपर इफेक्ट हो चुका है लंग्स, तो एक अंदाज़ा उसमें देख के अपने को लग जाता है एक्सरे में कि हाँ ये हो सकता है, पर वो कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके जो स्कोरिंग सिस्टम चलता है वो सिटी स्कैन करके ही आप कंफर्म कर पाओगे, उसके बिना नहीं हो पाता। सर, 30% या 40% अगर इफेक्ट हो जाता है तो ये अपन ये वाली मशीनें इनमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें दिख जाता है? हल्का सा इसमें स्पॉट्स दिख जाते हैं, पर मैं उसको ये बोलूँगा कि हाँ स्पॉट्स दिख गए, पर मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि हाँ ये कितने % है, कितना माइल्ड है, मॉडरेट है कि क्या है, वो नहीं, वो फिर अपने को सिटी स्कैन करनी ही पड़ेगी। एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ बॉस हो सकता है। सर, 30% और 40% अगर वो हो जाता है तो सर कितना चांस रहता है कि अगर आदमी बच जाए या इसका इलाज सही? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी इस पूरे कोविड में एक तो अपनी पेशेंट का खुद की इच्छा शक्ति, विल जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टाइमली डायग्नोस होकर ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो जाए तो बहुत फ़ायदा रहता है। हो ये रहा है अभी जो हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं कि गांव में पेशेंट डर के मारे शहर नहीं आ रहे कि ऐसा नहीं हो यार हमें भर्ती कर लेंगे या हमारे घर पे ताले लग जाएंगे, जो भी उनके कई कारण हैं ऐसा। तो वो जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा सीवियरिटी के साथ पहुँच रहे हैं कि फिर हम दिक्कत आ रही है उनके इलाज में भी और ठीक करने में भी।
सर अभी हॉस्पिटलों में इतने पेशेंट आ रहे हैं कि एडमिट करने में तकलीफ आ रही है, आप किस तरह देख रहे हो अपने अस्पताल की? नहीं देखिए, मैंने इमरजेंसीज भी ऑन कर रखी हैं और ओपीडी भी मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, पर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो प्रोटोकॉल कोविड के लिए फॉलो करना है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही आगे का ट्रीटमेंट भर्ती भी करना है अगर मुझे मरीज को, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। मैं अभी कोविड मरीज मेरे यहाँ भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि सर्जिकल काम है मेरा मेन, और सर्जिकल इमरजेंसीज भी आ रही हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। सर आप एक डॉक्टर हो, आप लोगों को क्या जागरूकता कोविड से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज़ जो हर तरफ से शासन प्रशासन हर कोई कह रहा है, और वो ही एक बहुत बड़ी शक्ति बोलें या चीज़ है, वो है मास्क। मास्क को आपको हटाना ही नहीं, और साधारणतः देखा गया हमारे यहाँ भी कई बार मरीज आते हैं तो नाक के नीचे तक यहाँ मास्क पहना होता है, जो कि गलत है। ये जिस तरीके से मैंने अभी पहना हुआ है, इस तरह से प्रॉपर कवर होना मास्क का बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग, बड़े जो आयोजन पहली बात तो ना हो तो अच्छा है, कभी हो भी रहे तो ऐसों से बचना ज़रूरी है। सर जो इसमें एक्सरे से जो बताया गया है उसमें अगर कोई साइड इफेक्ट या कोई बीमारी या कोई लक्षण अगर ऐसे कभी बाद में संभावना तो नहीं होने की? देखिए, अब वो जो DRDO ने भी बताया है, अब वो इस इनिशियल फेजेस में है, तो उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्या हो सकता है, वो धीरे धीरे ही पता चलेगा। वो एकदम से अभी स्टार्टिंग फेज में अपन उसके लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकते। सोमवार दोपहर में एक टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। दरअसल गायत्री मंदिर रोड से टैंकर गुजर रहा था, इसकी स्पीड काफी तेज थी। इस दौरान ड्राइवर टैंकर से अपना नियंत्रण खो बैठा और ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान ना तो कोई वहां मौजूद था, ना ही कोई यातायात चल रहा था। इतना ही नहीं, डिवाइडर से टकराकर टैंकर की गति भी धीमी हो गई। हालांकि हादसे में डिवाइडर को क्षति पहुंची है। टैंकर ड्राइवर टैंकर को वहां से लेकर चलता बना। सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सूनी पड़ी सड़कों पर इस तरह का हादसा हो गया है। यदि कर्फ्यू नहीं होता तो क्या हालात होते? वहीं मामले पर पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और टैंकर चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोमवार सुबह 11 बजे नीमच के जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीण अंचल से आने वाले कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों के लिए रुकने हेतु 20 बेड व भोजन की व्यवस्था के साथ विश्रांति गृह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला महामंत्री ब्रजेश मित्तल, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, मनीष चांदना सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये व्यवस्था दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों के लिए है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण शहर में सभी होटल, धर्मशालाएं व भोजनशालाएं बंद है। ऐसे में परिजनों को रहने खाने की सुविधा जिला कांग्रेस कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना काफ़ी फैल चुका है। वो ग्रामीण क्षेत्र से जो मरीज आते हैं और उनके साथ जो परिजन आते हैं वो बेचारे भटकते रहते हैं, क्योंकि कर्फ्यू के कारण पूरे शहर की होटलें, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं सब बंद हैं। अब वो बेचारे, उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, भोजन के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इस समस्या को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस के हम सारे लोगों ने, पदाधिकारियों ने ये तय किया है कि इस सुविधा को हम गांधी भवन के माध्यम से चालू करें। तो आज हम 20 पलंग का एक विश्राम गृह यहाँ पर चालू कर रहे हैं, जिसमें कोई भी परिजन आ जाए, अपना नाम पता लिखाए और यहाँ जब तक उसका पेशेंट अस्पताल में भर्ती है तब तक वो यहाँ रह सकता है। साथ ही दोनों समय उसका निःशुल्क भोजन भी हम लोगों ने तय किया है, वो भोजन भी निःशुल्क होगा। सोमवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के महिला बस्ती गृह स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत के कारण पिछले 4 दिनों से कोविड टीकाकरण कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि इस संबंध में जिम्मेदारों ने एक नोटिस चिपकाकर जिम्मेदारी से इतिश्री करी। सूचना के अभाव में टीका लगवाने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ी। उसके बाद भी केवल निराशा ही हुई। इस मामले पर लोगों में रोष भी देखा गया। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से वे लगातार आ रहे हैं और उसके बावजूद भी रोजाना कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या है कि बुजुर्ग परिजनों को लाने के बाद उन्हें ले जाना और प्रतिदिन ऐसा करना इस समय खतरे से खाली नहीं है। महिला बस्ती गृह पर सोमवार को टीकाकरण की उम्मीद में बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई।
3 दिन से तो तारीखें लगा रखी है। 7 तारीख को आज उपलब्ध नहीं है, सूचना लगाई जाएगी। आज 11 बजे आए तो बोला कि 12 बजे बुकिंग चालू होगी। अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है तो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई। बुकिंग चालू करने के पहले ख़त्म हो गई, ये बात समझ में नहीं। कहीं अभी कोरोना वायरस और हाँ, और इतनी भीड़ बुला के रखी हुई है तो ये वैक्सीन लगाने के चक्कर में पता चला वैक्सीन तो लगी नहीं पर कोरोना हो गया। जिनको नहीं है उनको हो जाए, ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। कहने का पूरी प्रशासन की लापरवाही के चलते कोरोना और भी बढ़ सकता है। अब प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ तो वही दिख रहा है, जनता का कसूर निकालते हैं तो जनता क्या करेगी। 3 बार 4 बार आके आदमी वापस जा रहा है और फिर कसूर जनता का निकालते हैं। सर, कोविड सेंटर पे जो है मेरे पिताजी और माताजी को सेकंड डोज लगाने के लिए लेके आया था और लगभग मैं सुबह 7 बजे से यहाँ आ गया सेंटर पे। बताया था 12 बजे वैक्सीनेशन होगा। ऑनलाइन डाटा देता तो 84 का डाटा आ रहा है और अभी जो है वो CRPF वाले जवान आए, उनको डाटा लग गया, वो वैक्सीन कट गई 10 जनों की। 73 का वैक्सीनेशन था, अभी और एक किसी को लगी, 72 का डाटा आ रहा है और अभी वो बोल रहे हैं कि एक भी वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को उल्लू बना रहे हैं। और यहाँ पर इतने बुजुर्ग लोग जो आए हुए हैं, अगर इसमें किसी को भी कुछ अगर होता है तो कोई उसका जिम्मेदार क्यों होगा। यहाँ आके इतने सुबह से भटक रहे हैं लोग, प्यासे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं और ये जो है सबको मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। और ऑनलाइन अभी भी डाटा दिखा रहा है तो ये ऑनलाइन वैक्सीन गई का आप न्यूज़ में भी दे रहे हो और ऑलरेडी आप ऑनलाइन भी दिखा रहे हो, ऑनलाइन डाटा कट भी रहा है। 84 से 72 हो गया है, आप कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का। और हम लोग जो है 2 दिन से 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं मेरे बुजुर्ग माता पिता को लेके सुबह से आया हूँ, अभी परेशान हो रहा हूँ मैं कब से। 20 किलोमीटर दूर के आए क्या बार बार चक्कर लगाएं क्या? हम काश्तकार खेती में काम करेंगे या आएंगे बार बार रहने के लिए? टाइम ही हमको क्या है? ये क्या चूतिया कोई बनाते हो? बार बार कह दो, मना कर दो कि वैक्सीन नहीं है तो 2 महीने बाद आएंगे। शनिवार को बंद मिला, रविवार को बंद मिला, सोमवार को फिर आया था बंद मिला था। मतलब आज जब आए तो वो लगा कि पेपर में आया था कि 1 बजे लगने वाला है तो हम लोग सब लोग आए यहाँ पे, देखा तो वापस लगा हुआ है तो 12 मई को लगाया जाएगा। भाई लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इससे सही सूचना दे दी जाए तो कम से परेशान तो हो। और जो बाहर निकल रहे हैं उनको मतलब संक्रमित होने का खतरा भी तो है। इससे बचने के लिए तो कम से कम गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कम से कम, है ना। मेरा तो कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि कृपया सर जी पूरी सूचना पब्लिक को दे दी जाए, पेपर में दे दे और सही सच्ची सूचना देवे तो अच्छा रहेगा। शील्ड के लिए, टीकाकरण के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अभी यहाँ हम आए हैं तो लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक दवाई आई नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। बोले बुधवार को लगेगा। अभी कितने दिन से आप परेशान हो रहे हैं? हम काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आज ही कराया हमने लेकिन अभी तक आया नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हमको मिल नहीं रही है। या तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब क्या उसका। नीमच जिले में कलेक्टर द्वारा कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, मगर इस दौरान भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार सुबह नीमच की नायब तहसीलदार पिंकी साठे नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम शहर के बोहरा गली क्षेत्र में पहुंची, जहां एक दुकान आधी खुली हुई पाई गई और व्यवसाय करना पाया गया। बोहरा गली की फखरुद्दीन रसूल जी नामक दुकान के संचालक ने दुकान खोल रखी थी और व्यापार चोरी चुपके किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन की टीम ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके दुकान को सील कर दिया है। ये लोग जो है खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है अपने घरों में चले जाएं आप लोग। ये बोहरा गली में फखरुद्दीन रसूल जी हैं जो दुकान खोल करके व्यवसाय कर रहे थे। जब यहाँ आए तो इनकी दुकान आधी खुली पाई गई, उस पर इनको समझाइश देकर के दुकान सील की गई है और इनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की गई। सोमवार सुबह नीमच शहर के कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होता दिखाई दिया। शहर के शिक्षक कॉलोनी, विकास नगर, हुड़को कॉलोनी सहित कई इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद भी फल सब्जी विक्रेता फेरी लगाकर व्यवसाय करते दिखाई दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए फल सब्जी खरीदते सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान इन इलाकों से पुलिस नदारद दिखाई दी। ज्ञात रहे कि नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जारी कर्फ्यू आदेश में केवल दूध, डेयरी और पानी की आपूर्ति हेतु 11 बजे तक छूट दी गई है। शेष सभी व्यवसाय पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी सड़कों पर इस तरह से फेरी लगाकर व्यवसाय करना कलेक्टर के आदेश का सरासर उल्लंघन है। जिले के गरोड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिकअप वाहन में तरबूज के नीचे मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाई और
पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सद्दाम पिता इमाम खान, जावेद पिता अकबर खां अवैध परिवहन करते हुए 3 क्विंटल 26 किलो डोडा चूरा तरबूज के नीचे दबाकर महिंद्रा पिकअप से अवैध परिवहन करते हुए गांव मोड़ी से मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर अर्जुन परिहार रात्रि गश्त के दौरान पकड़े गए। डोडा चूरा की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आकी गई है। दोनों ही आरोपी सहरंगपुर यूपी के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोठ श्रीमान महंत आर्नेकर साहब, SDP फूल सिंह परस्ते साहब के निर्देशन में बताया गया, लगातार पुलिस को बताया गया कि कार्रवाई करना है, जिसके तत्वाधान में कल हमें एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक पिकअप यूपी पासिंग है जो डोडा चूरा लेकर के जाएगी। तो उसको रात्रि गश्त में हमारे सऊनी अर्जुन परिहार ने डोडा चूरा का अवैध परिवहन करते पकड़ा है। सर, इसमें कितने आरोपी थे? 2 आरोपी थे, सद्दाम पिता इमाम खां और शावेज पिता अकबर खां। ये सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं। डोडा चूरा की क्या कीमत? डोडा चूरा कुल 3 क्विंटल 26 किलो था, जो करीबन 5 लाख रुपए का डोडा चूरा। ये कहाँ से भर के ला रहे थे? ये अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं इनसे। इस मोड़ी के पास का बता रहे हैं, इनको लोकेशन रात की होने की वजह से क्लियर नहीं हुई थी, तो मोड़ी के पास का बता रहे हैं लेके भर के लाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।